हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की चर्चा की थी, जिसमें हमने कोशिका चक्र के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, जिसको हार्वर्ड और पेल्क ने दिया था। हाँ, मैं बात करूं कोशिका चक्र की तो उसमें वो भी दो तरीके का था। जैसे इसमें कोशिका की तैयारी होती है, विभाजन की कोशिका विभाजन होता है। कोशिका की तैयारी में G1S G2 प्रावस्था पाई जाती है। G1S G2 प्रावस्था, जिसमें G1S प्रावस्था इंपॉर्टेंट थी, जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता था। विभाजन की बात करूँ तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन था। असूत्री विभाजन पाया जाता है बैक्टीरियाज में और नीलहरित शैवाल में। मैं बात करूँ समसूत्री विभाजन की तो वो पाई जाती है इकाई कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन की बात करूंगा तो वो जनन कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, मैंने समसूत्री विभाजन की 4-5 अवस्थाएं भी बताई थी: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। कौन कौन सी, एक और बार रिपीट करता हूँ। किस किस में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन में इसे डाइकाइनेसिस बोलते हैं। मैं बात करूँ कोई ये कोशिका है तो कोशिका टूट गई और कोशिका के द्रव्य का विभाजन हो गया, ये हो गई साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और इसे डाइकाइनेसिस बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में यही अवस्था, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र एक का एक ही रहेगा, पर अर्धसूत्री विभाजन में एक का दो हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आज नए टॉपिक की ओर, जिसे बोलेंगे जो है अनुवांशिक या जेनेटिक्स। दोस्तों, अनुवांशिक और जेनेटिक्स अगर ढंग से पढ़ा जाए तो याद होता है, पर एक कंफ्यूजिंग बड़ा सब्जेक्ट है, इसे तोड़ हैंडल करेंगे अपन। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अनुवांशिक या जेनेटिक्स। अनुवांशिक, दोस्तों अनुवांशिक का नाम आता है, एक महान साइंटिस्ट का नाम याद आता है हमेशा, ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो अनुवांशिक का पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता के पिता कौन हो गए? ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए, जिन्होंने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर अध्ययन किया था और ब्रूज यानी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में देखिए दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एक तो बायोलॉजी एक साइड हो गई, ठीक है, और अनुवांशिकता एक साइड हो गई, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी, ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइड हो गया और अनुवांशिकता एक साइड हो गई, ये ग्रेगर जॉन मेंडल इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसका अलग ही टॉपिक लगता है ग्रेगर जॉन मेंडल का। इसके नियम भी अलग ही लगते हैं। पहले मैं ग्रेगर जॉन मेंडल से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं बीच में ग्रेगर जॉन मेंडल को लूंगा। पहले मैं इसकी विवेकता बताऊंगा ग्रेगर जॉन मेंडल की, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो इस टॉपिक के ऊपर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल सबसे पहले, पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हो गए। ठीक है, अब अनुवांशिकता क्या होती है ये इसकी चर्चा करते हैं। पहले अनुवांशिकता होती क्या है दोस्तों? जैसे अनुवांशिकता बनी है अनुवांशिक शब्द से। अनुवांशिक क्या होगा? यानी किसी पुराने लक्षण हो गए थे, माता पिता के लक्षणों का बच्चे में प्रकट हो जाना, अनुवांशिकता हो गई। माता पिता के पास लक्षण कहाँ से आए? पिताजी से आए, उनके पिताजी से आए, उनके पिताजी से पिताजी से आए, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलते हुए जो लक्षण वो आता है उन्हें ही अनुवांशिक कहते हैं। तो अनुवांशिक है ना, ये भी इसका भी 2 तरीके से विभाजन कर सकते हैं। अनुवांशिकता का भी, अनुवांशिक का भी 2 तरीके से विभाजन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अनुवांशिक शब्द किसने दिया ये बता देता हूँ एक बार। ये डब्ल्यू बैटसन नाम से एक साइंटिस्ट हुए, डब्ल्यू बैटसन नाम से एक साइंटिस्ट हुए। इन्होंने इस अनुवांशिक शब्द का नाम भी दिया था और अनुवांशिक, और इसे आधुनिक अनुवांशिक का जनक भी कहते हैं। किसे? आधुनिक अनुवांशिक का जनक कौन? डब्ल्यू बैटसन साहब। और इस अनुवांशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। अब अनुवांशिक की बात करूं मैं तो अनुवांशिक भी 2 तरीके की होती है। एक होती है अपने जो चली आती है अनुवांशिकता, उसे एक तो वो हो गई, जैसे उसमें वंशानुगति आ गया सबसे पहले। वंशानुगति सबसे पहले, वंशानुगति एक और होती है, एक होती है विविधता, डाइवर्सिटी, जिसे हम इंग्लिश में डाइवर्सिटी बोलते हैं। वंशानुगति यानी एक पीढ़ी के बच्चे भी वही गुण रखते हो जो माता पिता रखते हो, माता पिता भी वही गुण रखते हो जो उनके माता पिता रखते हो, और उनके माता पिता भी वही गुण रखते हो जो उनके माता पिता रखते हो। यानी मैं बात करता हूं, जैसे
इसकी सिंपल सी बात यह है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं वंशानुगति में। जैसे आपके पिताजी हुए, ठीक है, आपके पिताजी और उनके पिताजी सामान्य लक्षण रखते हैं। समान लक्षण का मतलब हो गया कि मनुष्य का बच्चा जो पैदा होगा, मनुष्य का बच्चा जो पैदा होगा, है ना, जो मनुष्य का बच्चा होगा उसके दो कान और 32 दांत होंगे, ठीक है। और जैसे मनुष्य के बच्चे के जैसे अब मैं बात करूं कुत्ते के बच्चे के वही दांत होंगे, 2 आंखें होगी, 2 लंबे कान होंगे, 4 पैर होंगे, पूंछ होगी, और ये सब चीजें, और 6 बच्चे वो पैदा करता होगा। ये लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बहुत पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब से चले आ रहे हो, वो कहलाएंगे, वो वंशानुगति में आएंगे, जो वंश से डेवलप होते हैं। कबूतर के बच्चे के चोंच होगी तो सबके ही चोंच होगी, कबूतर के बच्चे के 2 पंख है तो सबके ही पंख होंगे। वो वाला अनुवांशिक की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी बात नहीं कर रहा कि कोई बलवान की बेटा बलवान ही पैदा हो रहा है। ये वैसे ऐसा पैदा भी नहीं होता कि बलवान का बेटा बलवान ही पैदा होता है, वो मैं आगे बताऊंगा वो किस तरह से होते हैं। तो मैं इस वंशानुगति की बात कर रहा हूं कि ये वंशानुगति में समान लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। जैसे मनुष्य के बच्चों में 2 आंख, 1 नाक का होना। जैसे बेसिकली मेरे को देख लो आप, मेरे पास 2 आंखें 2 कान है, जो मेरे बच्चे होंगे ना, हाँ 2 आंखें 2 कान है, तो मेरे बच्चों को भी 2 आंखें 2 कान होंगे, और वही हाथ पर होंगे। तो ये कोडिंग होती है एक, जो जीन में पाई जाती है, जो वो कोडिंग करता है, तो वैसा का वैसा बच्चा वहां पर पैदा हो जाता है। ये वंशानुगति होगी। एक होती है विविधता। अब आप कहोगे कि सेम थोड़ी है भाई, मेरी शक्ल अलग है, मेरे बच्चे की शक्ल अलग है, मेरे पापा की शक्ल अलग है, तो वो विविधता में आएगी। अब विविधता के टॉपिक चर्चा करते हैं। सबसे मेन टॉपिक विविधता हो गया। अनुवांशिकता की, अब अनुवांशिकता की परिभाषा देनी है ना आपको अनुवांशिक की, तो ऐसे भी दे सकते हो, वो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति और विविधता की चर्चा की जाती है, अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? अनुवांशिक कहलाएगा। सिंपल। अब विविधता की बात करते हैं। विविधता भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मैं यहां तक लेके जा रहा हूं। विविधता 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो लैंगिक जनन, इसमें आएगा एक तो लैंगिक जनन। दूसरा आएगा उत्परिवर्तन, म्यूटेंट। और एक आएगी पर्यावरण। अच्छा दोस्तों, जैसे मैंने वंशानुगति के बारे में भी बताया था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी समान लक्षण प्रकट होते रहते हैं। 5 उंगलियां है मेरे, तो मेरे बच्चों की भी 5 उंगलियां होगी, ठीक है। अब है ना, मैं ये बात कर रहा था। अब ये विविधता क्या होती है? वंशानुगति से हटकर कुछ चीजें ऐसी होती है जो अलग बच्चों में प्रकट हो जाती है। वो कुछ पदार्थों के कारण हो सकती है, या कुछ रासायनिक चीजों के, या कुछ लैंगिक जनन के कारण हो सकती है, जो उत्परिवर्तन के कारण प्रकट होती है, या पर्यावरण के कारण भी प्रकट होती है। ये विविधता बच्चों में विविधता प्रकट होती है। अब लैंगिक जनन में विविधता कैसे प्रकट होगी? दोस्तों, लैंगिक जनन से पहले जानने से पहले मैं अलैंगिक जनन के बारे में एक बार बता देता हूँ आपको। अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये विविधता के अंदर अलैंगिक जनन नहीं आता, पहले मैं बता दूं, इसे कंफर्म कर देता हूं। आप बोले कि इसमें डाल दिया आपने, मैं अलग बता रहा हूं। अलैंगिक जनन, पहले बात तो अलैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन वो जनन होगा जो जिसमें सिंगल पेरेंट होता है। यानी कि अब मैं पेड़ तोड़, यानी मैं गुलाब का फूल का उदाहरण लेता हूँ। गुलाब का पेड़ में बगीचे में गया, गुलाब का पेड़ मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसकी टहनी तोड़ दी, घर पर लेके आया, उसे उगाया, वैसा का वैसा ही गुलाब का फूल, पेड़, पत्तियां वत्तियां सब आ गए उसके। अब जैसा मैंने बगीचे में गुलाब का फूल तोड़ा था, वैसा का वैसा ही गुलाब का फूल मेरे घर में भी उग गया। अगर मेरे घर से कोई तीसरा लेके जाएगा, उसके भी वही गुलाब का फूल उग जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया अलैंगिक जनन, ये मुकुलन और खंडन विधि द्वारा भी होता है, ठीक है ना। बगीचे में इस तरीके से वो पौधे पुष्प ये उगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट होता है, एक जीव द्वारा ही होता है ये। इसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती, केवल या तो नर होगा या मादा होगा, है ना। और इसमें बैक्टीरिया हो गया, अमीबा आ गया, ठीक है। और पादप जगत के पौधे भी आते हैं इसमें कुछ। बेसिकली इसमें जीवाणु भी आते हैं, जीवाणु, उसमें क्या बोलते हैं उसे, जंतु भी नोट कर लेना आप। इसमें जंतु भी आते हैं, कुछ जंतु आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अनिषेक जनन द्वारा निषेचन होता है। तो अलैंगिक जनन में एक जीव की जरूरत होती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया गुलाब के पेड़ की, गुलाब का पेड़ के वो टहनी तोड़ के लेके आ गए, मैं घर पे उगा लिया, वही की वही सेम गुलाब आ गया, तो वो अलैंगिक जनन हो गया। इतना सिंपल है। अब अलैंगिक जनन में क्या होगा, इसमें नर व मादा की जरूरत होगी। अच्छा, नर और मादा की जरूरत होती है किसमें, अब लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें नर और मादा की जरूरत होती है। इसमें केवल एक जीव चाहिए, कोई भी सिंपल सा, है ना। तो किसी में पाया जाता है लैंगिक जनन, ऐसा नहीं भाई इंसानों में पाया जाता है लैंगिक जनन। इसमें केवल नर व मादा की जरूरत होती है लैंगिक जनन में, ठीक है, नर और मादा। जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा ऐसा नहीं माँ अकेला पैदा कर लेगी, बाप अकेला ही पैदा कर लेगा, उसके लिए एक औरत चाहिए, पुरुष और एक महिला की जरूरत होती है। उसी तरह नर व मादा की जरूरत होती है, वो जनन लैंगिक जनन कहलाएगा। ये जीव जंतुओं में पाया जाता है, सिंपल है ना। दूसरा इस लैंगिक जनन से जो संतान पैदा होगी उसमें आएगी विविधता। विविधता आती है जीवों में। अच्छा, विविधता आती है इसमें जीवों में। दोस्तों मैं एक चीज का बजी में उदाहरण दे रहा हूं बार बार में कि विविधता ये विविधता होती क्या है। दोस्तों विविधता अच्छी है या गंदी है ये बताता हूं। दोस्तों जैसे मैं डार्विन का उदाहरण लेता हूं सबसे पहले। डार्विन, अब डार्विन ने एक प्राकृतिक वर्णन दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। इसका मतलब जो प्रकृति के अनुसार ढल गया वो तो जिंदा रह गया, और जो प्रकृति के अनुसार नहीं डला वो मर गया, ठीक है। उसका मतलब ये है प्राकृतिक वर्ण का। अब तो ये सही है विविधता, क्यों, क्योंकि अगर इसमें चेंज नहीं होगा, जीव में कुछ चेंज नहीं होगा तो बेसिकली है ना जीव खत्म हो जाएगा। जैसे इंसान पहले बंदर था, फिर बंदर से क्या नाम से मनुष्य तक की सफर तय हुआ, चाहे खूब लंबे समय में हुआ होगा, पर यो लैंगिक जनन के द्वारा हुआ है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत से हुआ है, ठीक है। मैं अलैंगिक जनन की एक और उदाहरण देता हूँ आपको, जो आपको और समझ में जाएगा ढंग से। मैंने डॉली बेल्ट के बारे में बताया था, वो एक क्लोन थी, वो है ना सिंगल पेरेंट से हुई है, ये डॉली की माँ से ही हुई है, उसमें डॉली का पिताजी नहीं आए थे, केवल डॉली। अब इसमें जो भी जंतु बनेंगे तो उसे क्लोन बोलेंगे ना, ये अलैंगिक जनन से जो भी जीव पैदा होंगे उसे क्लोन बोलते हैं ना। तो मैं इसे अलैंगिक जनन को मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब लैंगिक जनन का एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक और देख सकते हो। जैसे अब हम लाल और हरे को मिलाते हैं ना तो पीला रंग बनता है, लाल रंग और हरे रंग को मिलाते हैं, ठीक है। लाल को और हरे को मिला रहे हैं ना तो कौन सा रंग बन रहा है, पीला बन रहा है, ठीक है। अगर लाल और हरे को, यानी कि लाल को पिता मान लीजिए और नीले को क्या मान लीजिए, वो नीले को क्या मान लीजिए, माता, दोनों मिलाएंगे तो कौन सा बन रहा है, पीला बन रहा है, ठीक है। अब कभी कभी ये मिक्सर है ना, ढंग से मिलाते हैं ना तो पीला बन जाता है, तो वो ये विविधता आ गया ना, पीला रंग विविधता है इसका, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ उत्परिवर्तन की तरफ या म्यूटेंट की तरफ। विविधता का दूसरा टॉपिक उत्परिवर्तन, म्यूटेंट। दोस्तों ये उत्परिवर्तन वही उत्परिवर्तन है जो आपने एक्समैन मूवी में देखा होगा, उसमें म्यूटेंट बोलते हैं कि ये म्यूटेंट जीव है, वो हाथों से वो निकालता रहता है, तलवार चाकू, वो ये वही म्यूटेंट है, ठीक है। म्यूटेंट क्या होता है, अब म्यूटेंट क्या आता है, देखिए अगर मैं पहले समझाता हूँ इसे। अगर जीव जो लगातार धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, उसे विकास बोलते हैं। जैसे मैंने अभी मानव का उदाहरण लिया कि मानव पहले बंदर था तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, लाखों करोड़ों साल बाद में वो मनुष्य के रूप में आया। उसी तरह अगर परिवर्तन जल्दी हो जाए, त्वरित हो जाए तो वो उत्परिवर्तन कहलाते हैं।
ठीक है। अब जब विकास में लिखता हूँ, जब परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर किसी पदार्थ या रसायन के वजह से अचानक जीव में क्या आ जाए, विविधता आ जाए, क्या आ जाए, जीव में अचानक विविधता आ जाए, और वो विविधता उसके बच्चों में भी हो, और वो विविधता निरंतर उसके वंशज में भी आ जाए। ठीक है। जब परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर, जब परिवर्तन धीरे धीरे होंगे उसे तो विकास बोलेंगे। ठीक है। ना होकर किसी पदार्थ या रसायन की वजह से अचानक जीव में विविधता आ जाए। ठीक है। और वो विविधता उसके बच्चों में भी हो, उसमें और निरंतर होती रहे वो विविधता, वो निरंतर बढ़ते रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन बोलेंगे, म्यूटेंट बोलेंगे। जैसे एक्समैन में म्यूटेंट जीव बोलते हैं, जो वो हाथों से चक्कू वक्कू निकाल लेता है, वो म्यूटेंट जीव होते हैं। वो फिल्मों में होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे ये होता है रसायन या किसी पदार्थ के संपर्क में आने से डीएनए में कुछ चेंजेस हो जाते हैं उस पदार्थ की वजह से, जिससे क्या है, पूरा पूरा जीव चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब कुछ कमी रह जाती है, कुछ ज़्यादा हो जाता है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें हुआ था रसायन, उसका आक्रमण हुआ रसायन का। अब वो क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि उसमें जो हमला हुआ था, परमाणु हमला, उस परमाणु की वजह से क्या हुआ था, पूरे जीवों के डीएनए भी चेंज हो गए थे। तो जो जापान में जो बच्चे पैदा हो रहे थे ना, अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे पैदा हुए, वो भी कोई विकलांग हो रहा था, कोई किसी की आंख नहीं थी, कोई सूंघने की क्षमता नहीं थी, कोई विकलांग था, किसी के पैर नहीं हुआ, कुछ भी है ना। तो इससे परिवर्तन हो गए थे, किसके कारण, उत्परिवर्तन या म्यूटेंट जीव के कारण, है ना। अब बढ़ते हैं पर्यावरण ज्ञान। अब पर्यावरण कारण कैसे परिवर्तन होते हैं, विविधता कैसे आती है, पर्यावरण कारण में इस टाइप की आती है। देखो, जैसे पर्यावरण कारण विविधता ऐसे आ रही है, जैसे दो बच्चे हैं जो वो है क्या, वो ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे हैं। ठीक है। अब वो जुड़वा बच्चे को एक को तो रख दो आप अंटार्कटिका में या कश्मीर में, दूसरे को रख दो अफ्रीका में, या आप ऐसा इससे भी वो मान लो, एक को रख दो रशिया में और एक को रख दो अफ्रीका में। अफ्रीका वाला बच्चा है ना, तो उसके बच्चे पैदा होंगे ट्विंस के, वो काले काले होंगे, और जिसके बच्चे रशिया में है वो गोरे गोरे होंगे, और उनमें ठंडी से प्रति लड़ने की क्षमता भी उत्पन्न हो जाएगी पर्यावरण का। और इस अफ्रीका वाले में धूप से लड़ने की क्षमता ज़्यादा पैदा हो जाएगी। ये पर्यावरण के कारण चेंजेस होते हैं। इसे पर्यावरण के से याद रखना, किसे, पर्यावरण वाले उदाहरण से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले एक बार रिपीट करता हूँ। पिता कौन थे अनुवांशिकता के, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया, डब्ल्यू बैटसन ने दिया था। आधुनिक अनुवांशिक का जनक कौन है, यह भी डब्ल्यू बैटसन साहब है। यह दो प्रकार की होती है, एक तो वंशानुगति, जो समान लक्षण दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर रिपीट होते रहते हैं बिना किसी चेंजेस के। ये होती है विविधता। क्या नाम, जिसमें दो होते हैं, लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन और पर्यावरण। विविधता एक तो लैंगिक जनन के कारण आती है, दूसरी उत्परिवर्तन या म्यूटेंट के कारण आती है, तीसरी पर्यावरण के कारण आती है। ठीक है। नर व मादा की जरूरत होती है लैंगिक जनन में, विविधता आती है जीवों में, और ये डार्विन है प्राकृतिक वर्णन, ये सभी जीवों में पाई जाती है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। सिंपल सी आप याद है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। इसमें खूब सारे, पूरी में नहीं पाई जाती, मैं बाद में बता दूंगा किस किस में पाई जाती है। ये मनुष्य में पाई जा रही है, जंतुओं में पाई जा रही है, पादपों में भी पाई जाती है। ठीक है। तो ये उसमें पाई जाती है। ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसे मिटा रहा हूँ।
दोस्तों, आनुवंशिकी में आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उसका जानना हमें जरूरी है, क्योंकि इससे थोड़ा समझना आसान हो जाता है। तो मैं पहले परिभाषाएं लेता हूँ। परिभाषाएं, थोड़े शब्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। परिभाषाएं, सबसे पहले लेता हूँ जीन शब्द। जीन क्या होते हैं? डीएनए के वो खंड होते हैं जिनमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। जैसे कौन सी सूचनाएं? जैसे कौन सी सूचनाएं? जैसे मेरा बाल होगा, कलर काला होगा, मेरे बाल घुंघराले होंगे या नहीं होंगे, आंखों का कलर कैसा होगा, हाथ, मेरा शरीर का पूरा के कलर कैसा होगा, ये सब सूचनाएं डीएनए के खंडों में निहित होती है। तो जीन क्या हो गए? डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। दोस्तों, जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। यह शब्द किसने दिया? शब्द भी देख लेना एक बार। इस शब्द दिया था जॉनसन साहब ने, बेबी जॉनसन। इन्होंने डीएनए एक शब्द जीन दिया, शब्द दिया था जॉनसन साहब ने। ठीक है, अब मेंडल की बात करते हैं। दोस्तों, मेंडल ने बहुत काम किए थे। दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 साल तक काम किया। और इनके पास कोई सुविधा भी नहीं थी, और ये खुद गणित विज्ञानी थे, भौतिक विज्ञानी थे। अब इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी इन्होंने बहुत आगे के लेवल का अध्ययन किया था, जिसे अभी भी पढ़ा जा रहा है। अभी भी हम पढ़ रहे हैं इनके रिसर्चों को, और इन्होंने बहुत आसान भाषा में समझा दिया उस सब चीज़ों को। नहीं तो अभी तक भी एक उलझन भरी पहेलियाँ रहती है। तो मेंडल साहब ने डीएनए, इनके पास कोई साधन नहीं थे, फिर भी इन्होंने जीन के बारे में दिया। अब इन्होंने अध्ययन किया था मटर के पौधे पे, तो इनको अलग अलग कार्य दिखे। जैसे कोई मटर का पौधा लंबा हो रहा है, कोई बोना हो रहा है, किसी कलर क्या हो रहा है, किसी कलर क्या हो रहा है। तो इन्होंने देखा कुछ ना कुछ ऐसे कारक है जिसके कारण ये विभिन्नताएं आ रही है। तो इन्होंने बेसिकली जीन शब्द को क्या कहा? कारक कहा। जीन को मेंडल ने कारक शब्द से डिनोट किया। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने बताया जैसे डीएनए के वह खंड होते हैं जिसमें आनुवंशिक सूचना निहित होती है, जिससे लक्षणों का निर्धारण होता है। जीव के लक्षणों का निर्धारण होता है। अच्छा, जीव के कौन से लक्षणों का निर्धारण होता है? जैसे वह लंबा होगा, या बौना होगा, या वह काला होगा, या गोरा होगा, या उसके बाल घुंघराले होंगे या नहीं होंगे, आंखें लाल, आंखों का कलर, ये सब इनका निर्धारण होता है किसमें? डीएनए के जीन्स में। अब बढ़ते हैं यहाँ पर लक्षण की तरफ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लक्षण आया। अब लक्षण किसे कहते हैं देखते हैं। लक्षण जीन को प्रकट करते हैं, जीन की जो अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं उसे लक्षण कहते हैं, है ना। जीन को बाहर जो प्रकट करते हैं, जीन के गुणों को जो बाहर प्रकट करते हैं, या जीन की जो अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, जीन की जो अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं उसे लक्षण कहते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि बोना होगा या लंबा होगा, ये निर्धारण कौन करता है? जीन करता है। अब ये पता कैसे चलेगा आम आदमी को कि वो लंबा है? लक्षण जीन कैसे हैं? तो लंबे से, बोने से, ये जीन है, ये लक्षण है। चलो अब लक्षण ही है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कैसे भूल सकते हैं अपन? ग्रेगर जॉन मेंडल को कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने मटर के पौधे पे रिसर्च की। अब कितने लक्षणों इन्होंने मटर के पौधे पर वो किया कि रिसर्च की। अब उन्होंने लक्षण देखे मटर के पौधे पे, 7 लक्षणों को उन्होंने लिया था। मटर के पौधे के 7 लक्षणों को
अध्ययन किया। इन्होंने मटर के 7 पौधों का अध्ययन किया था, 7 लक्षणों का। अब वो लक्षण कौन कौन से हैं ये देखते हैं। यहाँ पर मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, 7 लक्षण कौन कौन से है इसका चार्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला, सबसे पहले लिखता हूँ मैं लक्षण, लक्षण लिखता हूँ सबसे पहले, ठीक है। पहला लक्षण लिया उन्होंने पादप की लंबाई। दूसरा लक्षण लिया उन्होंने क्या नाम, फली का आकार। तीसरा लक्षण लिया उन्होंने फली का रंग। चौथा लक्षण लिया उन्होंने बीज का आकार। पांचवा लक्षण लिया उन्होंने बीज का रंग। छठा लक्षण क्या लिया उन्होंने क्या नाम है इसको, फूल का रंग। सातवें अक्षर लिया उन्होंने फूल की स्थिति। फूल जिसे पुष्प भी बोलते हैं, ये पुष्प है ना, मैंने फूल लिख दिया। अब उन्होंने ये लक्षण लिए। अब पादप की लंबाई या तो बोनी होगी या लंबा होगा। पादप दो ही हो सकता है, लंबा होगा या बोना होगा, दो चीजें हो सकती है। फली का आकार या तो वो मोटी होगी या क्या होगी, पतली। बात करूं पादप की लंबाई की तो वह लंबा होगा या बोना होगा। फिर बात करूं फली का आकार की, या तो वो मोटी होगी या पतली होगी। फली का रंग या तो वो हरी होती है फली, मटर की फली की बात हो रही है, या तो वो पीली होगी, या तो हरा रंग होगा या पीला होगा। बीज का आकार की बात करूं या तो वो क्या नाम से गोलाकार गोल होगा या होगा झुर्रीदार। बीज के रंग की बात करूं या तो वह पीला होगा या हरा होगा। फूल का रंग की बात करूंगा मैं। फूल का रंग या तो वो बैंगनी होगा पादप का पुष्प, या पुष्प क्या होगा, सफेद होगा। फूल की स्थिति की बात करूं या तो वो कक्षीय होगा या वो होगा अंतस्थ, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 वो लिए थे, 7 क्या लिए थे, लक्षण लिए थे। किसके मटर के पौधे के। पादप की लंबाई, लंबा होगा या बोना होगा। पादप का आकार, मोटी होगी या पतली होगी। फली का रंग हरा होगा या पीला होगा। बीज का आकार गोल होगा या झुर्रीदार होगा। बीज का रंग होगा पीला होगा या हरा होगा। फूल का रंग बैंगनी होगा या सफेद होगा। फूल की स्थिति कक्षीय होगी या अंतस्थ होगी। अब ये जो आपको दो विकल्प दिख रहे हैं, इसे परिभाषा में बोलते हैं विकल्पी। इसे बोलते हैं विकल्पी या एलील। अब ये क्या है, जीव में कुछ ऐसे लक्षण, जीवों के वो लक्षण, ये जीवों के वो ऑप्शन होते हैं या वो लक्षण होते हैं जिससे जीव के गुणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। बस इतना ही है विकल्पी। जीवों के वो लक्षण जिसे जीवों के अभिव्यक्ति या जीवों के लक्षणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। रुक जा, मांडे से स्टार्ट कर ला। मैं भूल गया, जीव की व्यक्ति लक्षणों के रूप में होती है, लक्षण के रूप में देखा। हाँ, जिनके लक्षण, हाँ। तो दोस्तों विकल्पी क्या होते हैं? विकल्पी वो होते हैं जीवों की वो विकल्प होते हैं जिससे जीवों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। जीवों के लक्षणों का अध्ययन किया जा सकता है। ये बेसिकली जीवों के वो लक्षण या लक्षणों के ऑप्शन होते हैं, ऐसा याद रखना। जीवों के विकल्प होते हैं, लक्षणों के विकल्प होते हैं, लक्षणों के विकल्प होते हैं। ये याद रखना, लक्षणों के विकल्प होते हैं, ये विकल्पी एलील। जैसे मैंने पादप की लंबाई के लिए, या तो लंबा होगा या वो होगा छोटा, या फली का कार्बन या तो मोटी होगी या पतली होगी। जैसे मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य में ब्लड की बात करता हूं मैं, रक्त की बात करता हूं।
तो या तो वो ए बी होगा, या ए होगा, या बी होगा, या ओ होगा, यही हो सकते हैं 4 लक्षण। ऐसे वो विकल्पी है, ये उसे एलएलबी बोलते हैं। दोस्तों मैं पहले गुणसूत्र के बारे में एक बार चर्चा करता हूँ आपसे, इसे मैं मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना। दोस्तों अब देखिए मैं गुणसूत्र के बारे में बता रहा हूँ, एक बार गुणसूत्र के बारे में समझ लेते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। अच्छा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र हो गए? 46 गुणसूत्र हो गए। अब ये 46 गुणसूत्र होते हैं, ये कायिक गुणसूत्र होते हैं। ये कितने हो सकते हैं? इसे 2n भी बोलते हैं, इसे द्विगुणित भी बोलते हैं। ये द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी द्विगुणित का मतलब जो 2 गुणा है, 2 गुणा का मतलब जो जोड़ी में है। तो ये जोड़ी में है, ऐसे 23 होते हैं, ऐसे जोड़ी में है। और या इसे बोलते हैं डिप्लॉइड, डिप्लॉइड इसे बोलेंगे यार डिप्लॉइड, ठीक है। 2n बोलेंगे, द्विगुणित बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे। ये काय कोशिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये काय कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 23 जोड़ी। एक ये नर में होंगे 23 और 23 मादा में, 23 होते हैं, ठीक है। अब 23 तो नर लेके डोल रहा है, यानी घूम रहा है, और मादा भी 23 लेके घूम रही है। यहाँ इन्हें जरूरत नहीं होती, ये क्योंकि द्विगुणित अवस्था में होते हैं, इन्हें जरूरत होती है। ये जनन गुणसूत्र है, जिसे इसे बोलते हैं अपन युग्मक। युग्मक किसे बोलते हैं? वो ये युग्मक जनन गुणसूत्र को बोलते हैं। बेसिकली जो सिंगल होते हैं, ये सिंगल है, ये इसमें जोड़े में नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल है। अब इन सिंगलों को क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं एन, या तो इसे एन बोल देंगे, या इसे बोल देंगे अगुणित बोल देंगे, ठीक है। ये क्या क्या बोलेंगे इसे? ये नर होंगे, या तो इसे एन बोल देंगे, ठीक है, या इसे अगुणित बोल देंगे, इसे मादा को। ये और ये सिंगल होते हैं तो इसे युग्मक बोलते हैं। जैसे इस तरह समझ दिया आप, ये टी है और ये टी है, ठीक है। तो ये युग्मक हो गए, सिंगल है, युग्मक है। अगर इनका दोनों का क्रॉस होगा तो ये टी और टी, अब ये जीव है, ठीक है। तो ये सिंगल होंगे तो ये जनन गुणसूत्र होते हैं, जनन गुणसूत्र को युग्मक भी बोलते हैं। मादा में भी 23 होता है और नर में भी 23 होता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे ना तो 46 होंगे वापस, और इससे ये पेरेंट्स गुणसूत्र हो गए, ये माता पिता में होंगे, और ये पुत्री कोशिकाओं में होंगे। ये मिलने से क्या होगा? जीव का निर्माण होगा, इससे 46 से। तो ये अलैंगिक जनन में होता है केवल। तो इसमें 23 चाहिए, इसमें भी 23 चाहिए। अगर मादा नहीं होगी तो नर अकेला वो नहीं कर सकते, जनन नहीं कर सकते, और नर होगा तो नर भी अकेला नहीं कर सकता। तो 46 जरूरत होगी। इस तरह इसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये टी हो गया, ये लंबा हो गया, ये बोने का गुण हो गया, ये लंबे का गुण, ये बोने का गुण। तो इसे प्रभाविता के नियम भी कहते हैं। ये देख लिए प्रभाविता के नियम भी होगा। यहाँ पर टी है, बड़ा लंबा है, यहाँ पर बोना है टी। अब ये ये जो बच्चा पैदा होगा, या ये जो वो बनेगा जीव, वो लंबा ही बनेगा। जो पादप बनेगा इस चीज से, वो लंबा ही बनेगा। वो लंबा क्यों बन रहेगा? क्योंकि यहाँ पर टी है ना, प्रभावी है, और यही प्रभाविकता का नियम भी है। प्रभाविकता का नियम भी यही है ज्वार्नमेंट का, कि समान लक्षणों के आपस में क्रॉस करते हैं कोई भी युग्मक, उससे जो पादप बनता है उसमें वो लंबेपन का गुण ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रभावी होगा वो गुण होगा, लंबेपन की जरूरी नहीं है। अगर टी प्रभावी बोना प्रभावी होता तो ये टी वो पादप क्या होता? छोटा होता, और ये ऐसे बड़ा होता, ठीक है। दोस्तों ये नर गुणसूत्र को शुक्राणु बोलेंगे, है ना, एक चीज होने, और इसे अंडाणु। अगुणित कोशिकाओं क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड, इसे हैप्लॉइड बोलेंगे इंग्लिश में। और युग्मकों को क्या बोलेंगे? हाँ, इस युग्मकों को क्या बोलते हैं? गैमेट्स। हाँ तो दोस्तों युग्मकों को क्या बोलते हैं? गैमेट्स। युग्मकों को गैमेट्स बोलेंगे, ठीक है। शुक्राणु और मादा में अंडाणु, इन दोनों का मिला होगा तो पुत्री कोशिका का निर्माण होगा।
मैंने बात की ये सिंगल है तो ये भी युग्मक होंगे, इन्हें भी युग्मक बोलेंगे, या युग्मक या गैमेट सेल्स, गैमेट्स बोलेंगे। और ये जनन कोशिकाओं में सिंगल होंगे तो जनन कोशिकाओं में होंगे, डबल होंगे तो ये किस में होंगे, काही कोशिकाओं में होंगे। ये चीज ध्यान रखना है एक। और प्रभावितता का नियम क्या है ग्रेगर जॉन मेंडल का, कि प्रभावी लक्षण यानी कि जिसमें ज्यादा पावर होती है, जो ज्यादा डोमिनेट होता है, वो अप्रभावी को दबा देता है। जैसे ये लंबा और बोने का बीच में संकर कराएंगे तो टी और टी बन रहे हैं, छोटा तो एक जीव बन रहा है, ये लंबा ही होगा। क्यों लंबा होगा, इसने बोनेपन को जो अप्रभावी लक्षण है उसे दबा दिया। यही प्रभाविता का नियम है मेंडल का। ये गैमेट सेल्स हो ही गई। और ये देखो युग्मक है ना, अगर ये इस अवस्था में पाए जाए, ये लंबा लंबा, या ये इस अवस्था में हो, या ये इस अवस्था में हो, तो ये जीव है, ये पादप है, ये पादप होगा, जीव होगा, ये युग्मक नहीं होंगे। ठीक है, ये लंबा हो गया, ये बोना हो गया, और ये भी लंबा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये लंबा वाला ज्यादा प्रभावी है या ज्यादा डोमिनेट शो कर रहा है, ये टी है ना ज्यादा डोमिनेट नहीं शो कर रहा, खुद के गुणों को ज्यादा प्रभावी नहीं कर रहा, दिखाई भी नहीं रहा ये गुणों को। ठीक है दोस्तों, और एक और जो चीज है, आपने अंतस्थ और मैंने कक्षीय लिखा था अभी, अंतस्थ और कक्षीय पुष्प क्या होते हैं ये भी देख लेना, एक चीज ये भी देख लेते हैं। ये पादप हो गए, बेसिकली ये भी एक और पादप हो गया, दो पादप है। ठीक है, अब इस पादप पर पुष्प कहाँ बनेंगे, यहां पर। अगर पुष्प बने यहां पर तो ये होंगे कक्षस्थ, तो ये पुष्प कौन से कहलाएंगे, स्थिति कौन से, कक्षीय स्थिति कहलाएंगी। अगर पुष्प बनेंगे यहां पर, सॉरी, तो ये तो बोलेंगे कक्षीय, और ये होगा अंतस्थ। पुष्प की स्थिति है, अगर पुष्प बनेंगे शीर्ष पर तो वो होंगे अंतस्थ, और पुष्प बनेंगे कक्ष पर यानी कि अंदर की साइड, तो ये हो गए कक्षीय। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया इस वजह से। तो कल परिभाषाएं को कंटिन्यू करते हैं और मेंडल के बारे में भी कल पढ़ते हैं पूरा डिटेल से।